नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है, अपने संदेश में सीएम रावत ने कहा है कि देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है और किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए दफ्तरों और बोलचाल में सभी को हिंदी का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के आधिकारिक प्रयोग का संकल्प लें। हिंदी दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अपने जीवन का आधार बनाना होगा और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा, हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है, इसे आधिकारिक तौर पर अपने इस जीवन में उतारना है, वैश्विक स्तर पर जो है पहुंचाने के लिए और ज्यादा काम करना है, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है, हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है, ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हिंदी के संरक्षण के लिए इसको बढ़ावा देना होगा, वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने दफ्तरों में भी हिंदी बोले ताकि हिंदी को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के महत्व के बारे में बताया और हिंदी हम सबको जोड़ती है, आपसी भाईचारा हिंदी से बढ़ता है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने एक वीडियो जारी करते हुए कही है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हिंदी के संरक्षण के लिए इसको बढ़ावा देना होगा। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है, या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन दीक्षित, आज हिंदी दिवस है और पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि हिंदी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हिंदी के महत्व के बारे में बताया। तो बता दें, आज हिंदी दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हमारी राष्ट्रभाषा भी है। ऐसे में जिस तरीके से सभी लोग इस भाषा का सम्मान करते हैं, हिंदी भाषा है और हम लोग हिंदी भाषी प्रदेशों के रहने वाले जो लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी गर्व की बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को हिंदी के संरक्षण और संवर्धन में अपने सहयोग देने, कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की बात चाहिए, क्योंकि बदलते परिवेश में जिस तरीके से अंग्रेजी या अन्य भाषाएं, जिस तरीके अन्य देशों में अन्य भाषाओं का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं पूरे विश्व में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं देश में भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हिंदी जो जिस तरीके से हमारी जो मातृभाषा है और उसके कारण हम लोग जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे हम लोगों को संरक्षण और संवर्धन की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। आखिर इसका जब तक संरक्षण नहीं होगा, तब तक आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कैसे पता चलेगा। इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से भी अपील की है, लोगों से भी कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। बिल्कुल पवन दीक्षित, हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है जो हमें आपस में जोड़ती है, भाईचारा बढ़ाती है। तो हिंदी को जो है और ज़्यादा सामूहिक तौर पर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपयोग में लाना होगा और राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तक हिंदी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जी पवन।
जी बिल्कुल, जिस मुख्यमंत्री ने भी यही आज अपील की है सभी से कि जिस तरीके से हमने कई आयाम ऐसे छुए हैं जिनको वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया है, चाहे वो योगा हो। योगा में हम लोगों को जो महारत हासिल है उसी योगा कैपिटल के रूप में ऋषिकेश को डेवलप किया गया। आज विश्व भर पूरा विश्व जो है योग दिवस को मनाता है, जिसका जो है गुरु विश्व गुरु भारत है। तो ऐसे ही हिंदी को लेकर के भी बढ़ावा मिलना चाहिए, हिंदी को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए हिंदी को प्रयास करना चाहिए, हिंदी को कैसे विकसित किया जाए, हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हिंदी बोलचाल की भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, कार्यालयों को सरकारी कामकाज को कैसे हिंदी में ही प्रभावित किया जाए, लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ संदेश दिया है कि हिंदी को बेहतर ढंग से और ज्यादा हम अपने समाज में बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी भाषा को संरक्षित कर सकें। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की बधाई दी और इसी के साथ उन्होंने हिंदी के महत्व को बताया। हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है, ये कहा। इसी के साथ हिंदी के संरक्षण के लिए इसको आगे बढ़ावा देना होगा। वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ावा देने के लिए हमें अपने स्तर पर कोशिशें करनी होगी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। इसी के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से शिष्टाचार भेंट की और विधानसभा सत्र की तैयारियों से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत के दौरान राज्यपाल ने देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोगियों की संख्या पर भी चिंता जताई। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल को सामरिक भेंट भी की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 1 सितंबर से सत्र आहूत होना है, सत्र का संचालन होना है, सत्र आहूत हो चुका है और ऐसे में जो विधानसभा की तैयारियां हैं वो जोरों पर है। मुख्यमंत्री ने भी वहां पर भौतिक निरीक्षण भी किया था। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष लगातार कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किस तरीके से सत्र को कराया जाएगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, इन तमाम चीजों की लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि कल शाम को मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की, राज्यपाल से मुलाकात की। ये शिष्टाचार भेंट जरूर थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसको कैसे नियंत्रित किया जा सके, इन सब चीजों पर बिंदुओं पर चर्चा हुई। आखिर एक सत्र होने वाला है, मानसून सत्र, इसको सत्र को कैसे किया जाएगा, इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर के जो तैयारियां अभी तक विधानसभा की ओर से की गई थी उन सब के बारे में उनसे रूबरू कराया। और वहीं साथ ही साथ जो अभी पीठासीन सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय पीठासीन सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में भी बेबी रानी मौर्य से उन्होंने चर्चा की और एक पुस्तक भी भेंट की। पवन दीक्षित, खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की, राज्यपाल को विधानसभा से संबंधित जानकारियां दी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक ये शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से जो है बैठाया जाएगा वहां पर सांसदों को, विधायकों को, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों के बीच 1 घंटे तक अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे रहे मानसून सत्र को लेकर, क्योंकि अब तैयारियां तेज हो गई हैं और बड़ी लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो टेस्ट कराए जा रहे हैं और सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरह से हो रहा है। कहां पर मीडिया को बैठाया जाएगा, तमाम बता दें कि पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। बेबी रानी मौर्य से चर्चा हुई, ऐसी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। देखिए, महामहिम राज्यपाल से भेंट के दौरान मैंने जो पिछले दिन पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था देहरादून में, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तराखंड की है और उसमें तमाम जो भी हमारे चाहे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमने कार्य किया, उत्तराखंड के व्यंजन वहाँ परोसने का काम किया, उत्तराखंडी परंपराओं और परिधान के साथ उनका स्वागत किया, ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए और फिर जो वहाँ निर्णय हुए, जिस प्रकार से हमारे अतिथियों का वहाँ पे आगमन और सारी विचार विमर्श और जो निर्णय और जो उद्बोधन हमारे महामहिम राज्यपाल जी का था, माननीय मुख्यमंत्री जी का था, हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का था, तो उन तमाम चीज़ों को संग्रहित किया, संकलित किया, उसकी एक पुस्तिका बनाई थी। तो उस पुस्तिका को भेंट करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने महामहिम को दिया।
साथ में जो हमारा आगामी विधानसभा सत्र है और विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों संग बैठक की और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि कोविड-19 के सभी नियमों का सत्र के दौरान पालन किया जाएगा। सभी विधायकों को सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि 72 घंटे पहले की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी सत्र की कार्यवाही में विधायक शामिल हो सकेंगे। वहीं सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान में तमाम बातें बताई हैं कि मानसून सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है और सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। वहीं सत्र से पहले सभी को कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। करीब 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तभी वो जो है बता दें कि सत्र में शामिल हो पाएगा विधायक। ये तमाम जानकारियां प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने एक बयान के जरिए दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है। सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आज तो मान के चलिए कि हमारे अनेकों विधायक संक्रमित हो रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है। माननीय मदन कौशिक जी जो अब चूँकि संसदीय मंत्री का भी उनको प्रभार दिया गया है, अब वो हालांकि वो अब हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, उनसे मैंने वार्ता की है। अनेकों विधायकगण जो संक्रमित इस बीच में रहे उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो इसलिए सभी से हमने आग्रह किया कि यदि वो सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र के पहले उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। या तो वो अपने आप करा के ले आएँ 72 घंटे से पहले की हमें रिपोर्ट दें, या फिर उनका पूरी तरह से हम लोग उनकी टेस्टिंग करेंगे। हॉस्टल में कर सकते हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, या जहाँ अन्य स्थान पे भी वो निवास यदि कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको हम ये अनुमति ये जो है सुविधा दे सकते हैं। और उसके बाद ही फिर उनका हमारे सत्र के दौरान आना सुनिश्चित होगा। वहीं कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराना होना अनिवार्य होगा। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए बता दें कि नारसेन बॉर्डर पर यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल टीम को नियुक्त कर दिया गया है, जिसको लेकर यात्रियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो रुड़की से अहम जानकारी मिल रही है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है। बाहर से आने वाले यात्रियों का बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसको लेकर अब यात्रियों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोरोना को लेकर उत्तराखंड की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि लगातार देवभूमि में संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये देखा जा रहा है जो बाहरी राज्यों से प्रवेश कर रहे हैं वो उनमें ज़्यादा संक्रमण है और ऐसे में जो है भयभीत होने के कारण ये गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन इसको लेकर अब जो यात्री बाहर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें आप बॉर्डर की देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में उन्हें काफ़ी देर तक खड़ा होने पड़ रहा है, जिस वजह से उनमें ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर भी सरकार को कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है, कितनी देर तक यहाँ पर लोगों का समय व्यर्थ ना हो, लोगों को इतनी देर तक खड़ा ना होना पड़े, ताकि टेस्ट भी हो जाए और ऐसे में लोगों में गुस्सा भी ना हो, लोग इस बात को पूर्ण तरीके से माने। तो जांच की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा और ऐसे में यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब के आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150-200 के आसपास हम लोग सैंपल लेते हैं। एंटीजन किट कर रहे हैं, डेली हो रही यही प्रक्रिया, डेली चल रही है। आज संडे है, वीकेंड के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का टेस्ट कर रहे हैं। संडे को भी जांच जारी है। आज आपके स्वास्थ्य के पुलिस विभाग के एक क्या नाम है इनका, हसन जैदी साहब मंगलौर थाने से जो ये पॉजिटिव आए हैं, ये दिल्ली गए थे, इनका हमने जांच की जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए।
उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने प्रदेश सरकार की व्यावसायिक वाहन स्वामियों की ओर से ध्यान न दिए जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में व्यावसायिक वाहन स्वामी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार के जरिए व्यावसायिक वाहन स्वामियों की किसी प्रकार से मदद नहीं की जा रही है, जिससे व्यावसायिक वाहन स्वामियों में भारी गुस्सा है। सुंदर पवार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गाड़ी मालिकों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। मसूरी से जानकारी मिल रही है, जहां पर लॉकडाउन के चलते टैक्सी व्यवसाय प्रभावित हुआ है और ऐसे में जो है कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसको लेकर टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार से मदद की अपील की है और अपनी नाराजगी जताई है। कहा है कि बाकी समस्याओं का समाधान तो सरकार कर रही है, लेकिन हमारी समस्याओं का निवारण अभी तक नहीं किया गया है, हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लॉकडाउन के चलते टैक्सी व्यवसाय क्योंकि प्रभावित हुआ है और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों का जो है पूरी तरह से कामगार रोजी रोटी जो है इस पर डिपेंड करती है जब यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं। कई बार सरकार से निवेदन कर चुका हूँ कि हमें एक बार बुलाया जाए, हमसे वार्ता की जाए और मैं उत्तराखंड के प्रतिनिधि होने के नाते सभी लोगों के अपनी पीड़ा सीएम साहब के सामने रखूँ या माननीय परिवहन मंत्री जी के सामने रखूँ, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। माननीय सीएम साहब हमें मिलने के लिए भी हमें कोई समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, मगर हमारे लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों के पास घर में खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से रोड टैक्स दे। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि 2 साल का टैक्स कम से कम माफ़ हो, आर्थिक सहायता 5,000 रुपये दी जाए। बैंक के लोन की मोरेटोरियम की जो अवधि थी भारत सरकार ने दी थी अगस्त तक की, उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं सीएम साहब के सामने यही वार्ता करना चाहता था कि अपने कम से कम उत्तराखंड सरकार की तरफ से तो हमारा कोई दिल्ली में जाए कि हमें मोरेटोरियम मिले। जोशीमठ में फूलों की घाटी नेशनल पार्क में विदेशी पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर्यटक फूलों की घाटी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना काल में जहां तमाम स्थलों पर ताला लगा हुआ है, वहीं पर्यटक स्थलों के खुलने के बाद पर्यटकों के पहुंचने पर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन फूल की घाटी के आकर्षण ने पर्यटकों को यहां आने पर मजबूर कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर नेशनल पार्क में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर पर्यटक आ रहे हैं। कोरोना काल में भी इस खूबसूरत वादी का लुत्फ उठाने के लिए ये पर्यटक दूर दराज से पहुँच रहे हैं। नेशनल पार्क में पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फूलों की घाटी का लुत्फ उठा रहे हैं विदेशी पर्यटक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चाहे कोरोना काल चल रहा हो, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन टेस्ट कराकर भी लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे का, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। पहले आशंका जताई जा रही थी कि कहीं पर्यटक आएंगे तो संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से ना बढ़ जाए, लेकिन ऐसे में भी अब क्योंकि लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखना चाहते हैं तो वो तमाम बातें भूल गए हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुँच रहे हैं।